टारगेट सैल्यूट गाइस, आज हम क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर 8 करने जा रहे हैं, इंडिया, क्लाइमेट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। आपकी इजियर अंडरस्टैंडिंग के लिए हमने इस चैप्टर को 4 ब्रॉड ब्लॉक्स में डिवाइड किया है, वेदर, क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। पिछले चैप्टर्स में हमने इंडिया के बारे में काफी सारी डिटेल्स कवर करी थी और इस बार एकदम सिंपल तरीके से बिना किसी कंफ्यूजन के ये पूरा चैप्टर आपको हम समझा देंगे, वी प्रॉमिस। तो एज यूजुअल एकदम सिंपल फॉर्मेट में चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेदर से। वेदर क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर में डे टू डे चेंजेस होते हैं उसको कहा जाता है वेदर। ठीक है, सो द डे टू डे चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर कम अंडर वेदर। और ये क्या क्या इंक्लूड करता है? टेम्परेचर, रेनफॉल, सनशाइन, ये सारी जो चीजें हैं ये वेदर के अंडर में आती हैं। जो हम कहते हैं ना, कल ठंडा था, आज थोड़ा गर्म है, या आज धूप ज्यादा निकली है, कल कम निकली थी, इस टाइप की जो भी चेंजेस हो रहे होते हैं ये हम वेदर की बात कर रहे होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, वेदर जो हो सकता है वो हॉट, कोल्ड, सनी, क्लाउडी, विंडी, काम, कुछ भी हो सकता है। ये सारे वर्ड्स हम वेदर को डिस्क्राइब करने के लिए यूज करते हैं। तो वेदर हमने समझ लिया। एक और इससे रिलेटेड वर्ड होता है सीजन्स, उसको समझते हैं अब। जब सेम तरह का वेदर काफी दिनों तक चले तो हम उसको कहते हैं सीजन। ब्रॉडली इंडिया में 4 तरह की सीजन रिकॉग्नाइज किए जाते हैं। कोल्ड वेदर सीजन, जिसको हम कहते हैं विंटर, हॉट वेदर सीजन मतलब समर, साउथ वेस्ट मानसून सीजन, जिसको हम कहते हैं रेनी सीजन, और सीजन ऑफ रिट्रीटिंग मानसून विच इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटम। तो दिसंबर टू फरवरी होता है विंटर, मार्च टू मई होता है समर, जून टू सितंबर होता है रेनी सीजन, और अक्टूबर और नवंबर में होता है ऑटम सीजन। ये इंडिया की 4 मेजर सीजन है। जब सेम वेदर कंडीशंस काफी दिनों तक कंटिन्यू हो जाती है तो वो क्या बन जाता है? सीजन। इन सारे सीजन्स को हम फटाफट इंडिविजुअली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले विंटर सीजन। इसमें क्या होता है? सन की रेज डायरेक्टली किसी रीजन पे नहीं फॉल करती है। अगर स्लांटिंग रेज गिर रही हैं तो वो ज्यादा बड़ा एरिया कवर कर रही हैं। और ये हम पहले भी बात कर चुके हैं कि अगर सन की रेज एकदम छोटे से एरिया में गिरेंगी, कॉन्सेंट्रेटेड होंगी, तो वहां ज्यादा गर्मी करेंगी। लेकिन अगर वो एक बड़े एरिया में गिरेंगी स्लांट होने के बाद, तो क्योंकि उनकी उतनी ही हीट एक बड़े एरिया में फैल गई तो वो ज्यादा गर्मी नहीं क्रिएट कर पाएंगी, उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। तो विंटर सीजन में क्या होता है? सन की रेज डायरेक्टली नहीं फॉल करती हैं, स्लांटिंग वे में फॉल करती हैं इंडिया पे। और इसकी वजह से नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली टेम्परेचर्स काफी कम हो जाते हैं। और कम टेम्परेचर का मतलब ठंडा। इसमें काफी लोग कंफ्यूज होते हैं। कम टेम्परेचर का मतलब होता है ठंडा और ज्यादा टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर का मतलब होता है गर्मी। ठीक है, तो विंटर सीजन में बिकॉज द सन्स रेज आर स्लांटिंग, दे डोंट फॉल डायरेक्टली ऑन इंडिया, इसलिए टेम्परेचर्स कम होते हैं और ठंड होती है स्पेशली नॉर्दर्न इंडिया में। समर सीजन में इसका ठीक उल्टा होता है। ज्यादातर जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली इंडिया पे गिरती हैं, जिसकी वजह से वो ज्यादा गर्मी क्रिएट करती हैं। टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है, हाई पहुंच जाता है, और इतनी गर्मी हो जाती है कि दिन के टाइम पे काफी बार बहुत ही ड्राई और हॉट विंड्स भी ब्लो करने लगती हैं, जिनको हम कहते हैं लू, LOO। ये नॉर्दर्न इंडिया में स्पेशली बहुत ज्यादा कॉमन है। फिर आते हैं रेनी सीजन पे। ये सीजन तब शुरू होता है जब मॉनसून जो है वो इंडिया में आ जाता है और स्टार्ट हो जाता है, बढ़ने लगता है। अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल से विंड्स आती हैं इंडियन लैंड के ऊपर। ये विंड्स अपने अंदर मॉइस्चर कैरी कर रही होती है। सो सी के ऊपर से, चाहे वो अरेबियन सी हो या वो बे ऑफ बंगाल हो, इन सी के ऊपर से जो भी विंड्स आ रही हैं इंडियन मेनलैंड के ऊपर, वो काफी हैवी होती हैं। उनके अंदर बहुत सारा मॉइस्चर होता है, पानी होता है। वो अपने साथ ये वाटर, ये मॉइस्चर कैरी कर रही होती हैं। और जब वो किसी भी बैरियर को हिट करती हैं, जैसे कि माउंटेन्स को, मतलब उनके रास्ते में कोई भी रुकावट आती है जिससे वो भिड़ जाती हैं, तो वहां पे वो अपना मॉइस्चर रिलीज कर देती हैं और वहां बारिश हो जाती है। तो व्हेनेवर दीज विंड्स एनकाउंटर एनी फॉर्म ऑफ बैरियर, जैसे कि माउंटेन्स, तो वहां पे रेनफॉल अकर कर जाती है बिकॉज दीज विंड्स रिलीज देयर मॉइस्चर। जो 4th सीजन था वो था ऑटम सीजन। इसमें ठीक उल्टा होता है रेनी सीजन का। रेनी सीजन में क्या हो रहा था? सी से विंड्स आ रही थी लैंड की तरफ। ऑटम सीजन में लैंड से विंड्स जाती हैं सी की तरफ। Winds move back from the mainland towards the Bay of Bengal, और इसीलिए इस सीजन को कहा जाता है सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मॉनसून। रिट्रीटिंग का मतलब क्या होता है? वापस जाना, रिटर्निंग। ठीक है, तो इसीलिए ऑटम सीजन को हम कहते हैं सीजन ऑफ द रिट्रीटिंग मॉनसून। और जब ये विंड्स वापस जा रही होती हैं लैंड से, हल्का सा घूम के बे ऑफ बंगाल से होते हुए, तो जो सदर्न पार्ट्स हैं इंडिया के, स्पेशली तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, वहां पे इस सीजन में बारिश होती है। तो जब ये विंड्स इंडिया की तरफ आ रही होती हैं सी से, तब मैक्सिमम रीजन्स में बारिश होती है। लेकिन तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में कब बारिश होती है? जब ये विंड्स वापस जा रही होती है। नेक्स्ट हम आते हैं अपने दूसरे ब्लॉक पे, विच इज क्लाइमेट। क्लाइमेट क्या होता है?
The average weather condition which has been measured over many years. तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल चार्ट के थ्रू हम आपको समझा देते हैं. वेदर सबसे बेसिक होता है, जो डेली चेंजेस इन द एटमॉस्फेयर होता है उसको हम कहते हैं वेदर. उसके बाद आता है सीजन्स. अगर सेम वेदर कंडीशंस कंटिन्यूअस हो जाएं कुछ दिनों तक तो उसको हम कहेंगे सीजन. और लास्ट में आता है क्लाइमेट. एवरेज वेदर कंडीशंस मेजर्ड ओवर मेनी इयर्स. जो वेदर की कंडीशंस होती हैं, जो डेली चेंज वाली कंडीशन हो रही थी, जब आप उसको कई सालों तक ऑब्जर्व कर लो तो आप किसी रीजन का क्लाइमेट बता सकते हो. तो तीनों चीजों में, तीनों टर्म्स में सिर्फ किस चीज का फर्क हो रहा है? टाइम का. वेदर इज डेली चेंजेस, सीजन इज चेंजेस ओवर सम डेज, और क्लाइमेट में चेंजेस ओवर मेनी ईयर्स. तो अब इंडिया का क्लाइमेट कैसा है भाई? The climate of India has broadly been described as monsoon type. इंडिया के क्लाइमेट को हम कहते हैं मॉनसून टाइप क्लाइमेट. मॉनसून वर्ड जो है ये एक अरेबिक वर्ड से आता है, मौसम, जिसका मतलब होता है सीजन्स. जैसा कि हमको मालूम ही है, इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में लोकेटेड है. ट्रॉपिकल रीजन में गर्मी काफी ज्यादा होती है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, बारिश भी ज्यादा होती है, और यहाँ पे मैक्सिमम जो रेन्स है इंडिया में वो मॉनसून विंड्स लेके आती है. बारिश इंडिया के लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन रेन्स. इंडिया का जो पूरा एग्रीकल्चर है वो रेन डिपेंडेंट है, वो बारिश पे डिपेंड करता है. अगर मॉनसून अच्छा होता है इसका मतलब बारिश अच्छे से हो रही है, एडिक्वेट अमाउंट में हो रही है, और इसका मतलब होता है कि जो क्रॉप्स हैं वो अच्छे उगेंगे, अच्छी फसल कटेगी. अब यहीं पे आपकी बुक में एक छोटी सी एक्सरसाइज दी हुई है, हम उसको कर लेते हैं. What would happen if monsoons were weak or even worse failed to occur one year? क्या होगा अगर किसी साल बारिश कम होती है या होती ही नहीं है? तो टिक द करेक्ट आंसर. क्या क्रॉप्स पे अफेक्ट होगा? नहीं होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि क्रॉप्स फेल कर जाएंगे, क्रॉप्स खराब हो जाएंगे. सेकेंड, द लेवल ऑफ द वाटर इन अ वेल विल कम अप और गो डाउन. वेल का जो पानी है क्या वो बढ़ जाएगा या घट जाएगा? भाई ऑब्वियसली घट जाएगा ना. जब बारिश ही नहीं हुई तो वेल में पानी कहाँ से आएगा? बारिश होती है तो वेल का पानी और ज्यादा बढ़ जाता है. Summer will be longer or shorter? Summer will obviously be longer, क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने क्या डिस्कस किया था. समर सीजन होता है मार्च से मई और मॉनसून सीजन होता है जून टू सितंबर. लेकिन अगर मॉनसून होगा ही नहीं तो समर सीजन कहाँ तक एक्सटेंड कर जाएगा? सितंबर तक. तो समर सीजन विल बी लॉन्गर. और जैसा कि हमको मालूम है इंडिया ट्रॉपिकल रीजन में आता है, मतलब यहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है. तो एज ह्यूमंस हम हर चीज को काउंटर करने के लिए कुछ ना कुछ ढूंढ लेते हैं. तो हमारी कंट्री की गर्मी को काउंटर करने के लिए लोगों ने ढूंढ लिया शरबत. पूरी कंट्री के अलग अलग हिस्सों में लोग अलग अलग चीजों का शरबत पीते हैं, स्पेशली उन फ्रूट्स का जो उस रीजन में पाए जाते हैं. ये प्यास भी मिटाते हैं और हमारी बॉडी को गर्मी से और लू से प्रोटेक्ट भी करते हैं. एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि रेन्स को, मॉनसून को हिंदी में कहा जाता है वर्षा, उर्दू में कहा जाता है बारिश, मराठी में कहा जाता है पाउस और बंगाली में कहा जाता है वर्षा. अब हम आते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट. कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो क्लाइमेट को, किसी भी रीजन के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं? किसी भी जगह का जो क्लाइमेट होता है दैट इज अफेक्टेड बाय लोकेशन, ऑल्टीट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम द सी एंड रिलीफ. ये 4 फैक्टर्स हैं जो किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं. कोई भी जगह कहाँ पे लोकेटेड है, किस जगह पे है, उसका ऑल्टीट्यूड क्या है, मतलब वो किस हाइट पे है, सी लेवल से कितना ऊपर है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी, सी से कितना दूर है या सी के कितना पास है, उस पर भी बहुत डिपेंड करता है. और रिलीफ, कि वहां का जो लैंड का स्ट्रक्चर है वो कैसा है, फ्लैट है, ऊबड़ खाबड़ है, अनइवन है, कैसा है. इसीलिए क्लाइमेट ऑफ इंडिया तो मॉनसून टाइप है, लेकिन इंडिया के अलग अलग रीजन्स में भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं क्लाइमेट. जैसे वेस्ट साइड में जहाँ पे डेजर्ट है वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा होती है क्योंकि वो डेजर्ट है. इसी तरह से अगर कोई रीजन है जहाँ पे बारिश बहुत ज्यादा होती है तो उसकी लोकेशन ऐसी है कि वहां पे बारिश ज्यादा होती है. सो इंडिया का, पूरे इंडिया का क्लाइमेट जो है वो मॉनसून टाइप है, लेकिन फिर भी वी एक्सपीरियंस मेनी रीजनल डिफरेंसेस इन द क्लाइमेट. इन सब का इफेक्ट ये होता है कि अलग अलग रीजन्स में अलग अलग क्लाइमेट होता है. फॉर एग्जाम्पल राजस्थान जो एक डेजर्ट है तो वहाँ बहुत गर्मी होती है, जैसलमेर में, बीकानेर में. द्रास और कारगिल, यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड होती है. आपकी बुक में दिया हुआ है कि द्रास और कारगिल जो है वो जम्मू एंड कश्मीर का हिस्सा है, लेकिन जैसा कि आपको मालूम होगा जम्मू और कश्मीर और लद्दाख अब 2 यूनियन टेरिटरीज बन गई हैं. तो टारगेट ट्रेजर के अंडर में हम आपको बता देते हैं कि द्रास और कारगिल जो है अब वो लद्दाख का हिस्सा है. नाउ दे डू नॉट कम अंडर जम्मू एंड कश्मीर, दे कम अंडर लद्दाख. और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा ठंड होती है. मौसिनराम जो मेघालय में है वहाँ वर्ल्ड की हाईएस्ट रेनफॉल होती है. ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं. मौसिनराम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल. और जबकि कुछ कुछ जगह ऐसी हैं जैसे कि जैसलमेर जहाँ पे बारिश होती ही नहीं है या बहुत कम होती है. जो कोस्टल प्लेन्स होते हैं वहाँ की जगह होती है जैसे कि मुंबई या कोलकाता जो सी के पास सिचुएटेड है.
उनका क्लाइमेट मॉडरेट होता है, मतलब वहां ना ज्यादा गर्मी होती है ना ज्यादा ठंड पड़ती है। क्योंकि ये जगह कोस्ट पे सिचुएटेड है तो यहाँ पे ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, मतलब यहाँ की हवा में मॉइस्चर बहुत ज्यादा होता है, पानी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से पसीना बहुत आता है। सो आप देख सकते हो कि ये फैक्टर्स जो क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं, इसकी वजह से काफी सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। इनका एक मेजर इम्पैक्ट होता है रीजनल डिफरेंस क्रिएट करने में इन द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। नेचुरल वेजिटेशन, ये क्या होता है? आप अपने आसपास देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि प्लांट लाइफ में बहुत सारी वैरायटी होती है। मतलब इंडिया में जो भी प्लांट्स अवेलेबल हैं उसमें बहुत सारी वैरायटी है, अलग अलग तरह के प्लांट्स हैं। जैसे कि ग्रास होती है, फिर छोटे प्लांट्स होते हैं जिनको हम बुशेस कहते हैं या श्रब्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कैक्टस या फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे रोज का जो पौधा होता है उसको भी श्रब कहा जाता है, रोज श्रब्स। और इन सब के अलावा बड़े लंबे पेड़ भी होते हैं, जैसे कि मैंगो का पेड़ या नीम का पेड़। इनके पास बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, लीव्स होती हैं। या फिर पाम ट्रीज भी है जो लंबे तो हैं लेकिन इनकी बहुत सारी ब्रांचेस या बहुत सारी लीव्स नहीं है। सो आप देख सकते हो कितनी वैरायटी है हमारे आसपास प्लांट लाइफ में। तो इन सब से नेचुरल वेजिटेशन का क्या मतलब है? The grasses, shrubs and trees which grow on their own without interference or help from human beings are called natural vegetation. इसका मतलब जो भी grasses, shrubs, bushes, trees खुद से उगते हैं, जिसमें humans का कोई भी contribution नहीं होता है, हमने उनको नहीं grow किया होता है, हमारे बिना किसी interference के वो खुद से grow होते हैं, उनको कहा जाता है natural vegetation. पूरे इंडिया में बहुत सारी natural vegetation है obviously, लेकिन वो एक दूसरे से अलग कैसे हैं? Different types of natural vegetation are dependent on different climatic conditions, especially the amount of rainfall. इन सारी natural vegetation को एक दूसरे से अलग एक चीज बनाती है और वो है different climatic conditions. सारे रीजन में, जैसे हम पहले बात कर चुके हैं, क्लाइमेट अलग अलग होता है, रीजनल डिफरेंसेस आ जाते हैं क्लाइमेट्स में, और इन डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से वहां के जो पेड़ पौधे हैं उसमें डिफरेंस आ जाता है, स्पेशली रेनफॉल। अगर आप डेजर्ट का वेजिटेशन कंपेयर करोगे एक माउंटेन से तो आपको डिफरेंस क्लियरली दिखेगा, क्योंकि डेजर्ट में बारिश होती ही नहीं है ज्यादा, तो वहां का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो माउंटेन्स की नेचुरल वेजिटेशन से काफी अलग होगा। और क्योंकि इंडिया में इतनी सारी वैरायटी है क्लाइमेटिक कंडीशंस में, इसीलिए इंडिया के पास नेचुरल वेजिटेशन में भी बहुत ज्यादा वैरायटी है। नेचुरल वेजिटेशन का एक मेजर हिस्सा आता है फॉरेस्ट से, और फॉरेस्ट बहुत ज्यादा नेसेसरी है। लेकिन क्यों? दे आर वेरी यूजफुल टू अस बिकॉज दे परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ फंक्शंस। फॉरेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हमें बहुत कुछ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन। जो ऑक्सीजन हम ब्रीथ करते हैं ये ट्रीज से आता है, और इसका मेजर कंट्रीब्यूशन कहाँ से आता है? फॉरेस्ट से, क्योंकि फॉरेस्ट में बहुत सारे ट्रीज होते हैं। तो हमें जो ऑक्सीजन चाहिए होता है वो प्लांट से आता है, और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो प्लांट्स अब्सॉर्ब कर लेते हैं। इसकी वजह से वो एटमॉस्फेयर में एक बैलेंस बना के रख पाते हैं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का। प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं वो सॉइल को बाइंड करके रखती हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, क्योंकि इसकी वजह से सॉइल इरोजन नहीं होता है। क्या होता है, सॉइल का जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है जो फर्टाइल होता है, जिसकी वजह से क्रॉप्स और प्लांट्स उग पाते हैं, प्लांट्स अपनी रूट से उस सॉइल को बांधे हुए रखते हैं। अगर प्लांट्स कट जाएंगे, ट्रीज कट जाएंगे, तो उनकी रूट्स बचेंगी ही नहीं, और जब उनके रूट्स नहीं होंगे तो वहां पे कुछ भी नहीं होगा जो सॉइल को अपने पास रोक के रख पाए। तो हवा से और पानी से सॉइल की जो सबसे ऊपर वाली लेयर है वो इरोड हो जाएगी, और वो लैंड एक बैरन लैंड हो जाएगा। उसके बाद वहां पे कोई भी प्लांट्स या ट्रीज नहीं उग पाएंगे। तो ट्रीज और प्लांट्स जो होते हैं ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम करते हैं कि ये सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, जिसकी वजह से सॉइल इरोड नहीं हो पाती, सॉइल इरोजन रुक जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि फॉरेस्ट्स आर नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द वाइल्ड लाइफ। जो भी वाइल्ड लाइफ है, जो भी एनिमल्स हैं, उनका जो नेचुरल घर है वो तो फॉरेस्ट ही है ना। और फिफ्थ पॉइंट है कि फॉरेस्ट से हमें काफी कुछ मिलता है, जैसे कि फर्नीचर बनाने के लिए टिम्बर मतलब लकड़ी, फ्यूल वुड जलाने के लिए लकड़ी या फ्यूल, फॉडर, मेडिसिनल प्लांट्स, हर्ब्स, हनी, गम, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो फॉरेस्ट हमें प्रोवाइड करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि हमारी लाइफ में और अर्थ के लिए फॉरेस्ट कितने ज्यादा जरूरी है। लेकिन नेचुरल वेजिटेशन को हमने काफी हद तक डिस्ट्रॉय कर दिया, बिकॉज क्योंकि हम रेकलेसली पेड़ काटते रहते हैं। जो इतना ज्यादा डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ काटे जा रहे हैं, उसकी वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन था अर्थ का वो काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो अब प्रॉब्लम तो हम सबको मालूम है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, लेकिन इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहली बात ऑब्वियसली हमें और पेड़ प्लांट करने चाहिए। जो एग्जिस्टिंग पेड़ हैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहिए। लोगों को पेड़ों की इम्पोर्टेंस समझानी चाहिए कि वो हमें कितना कुछ प्रोवाइड कर रहे हैं और वो हमारी लाइफ के लिए कितने ज्यादा जरूरी है। और आजकल लोग स्पेशल प्रोग्राम्स रखते हैं, जैसे कि वन महोत्सव। इन स्पेशल प्रोग्राम्स का फायदा ये होता है कि ये लोगों को और अवेयर करवाते हैं एनवायरनमेंट के बारे में,
और हमारे अर्थ को ग्रीन बनाने में, ट्रीज प्लांट करने में ये लोगों को इन्वॉल्व करते हैं। इस तरह की चीजें करके हम अर्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन रोक सकते हैं। इसी के साथ आते हैं हम अपने लास्ट ब्लॉक पे, विच इज वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट्स आर होम टू अ वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ, क्योंकि आप जानते हो कि अर्थ पे इतने सारे तरह के एनिमल्स पाए जाते हैं और मोस्टली वो सब कहाँ पाए जाते हैं? फॉरेस्ट्स में। अर्थ पे थाउजेंड्स ऑफ स्पीशीज हैं अलग अलग एनिमल्स की, रेप्टाइल्स की, एम्फीबियंस, मैमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स और इवन वर्म्स जो कि फॉरेस्ट्स में रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ पे नजर डालते हैं। टाइगर जो है वो हमारा नेशनल एनिमल है इंडिया का। इट इज फाउंड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इंडिया के काफी रीजन्स में आपको टाइगर दिख जाएगा। गिर जो गुजरात में है, गिर इज अ नेशनल पार्क जो गुजरात में है, दैट इज होम टू द एशियाटिक लायंस। टाइगर्स आपको कंट्री के काफी रीजन्स में दिख जाएंगे, लेकिन लायंस जो हैं उनका नेचुरल घर सिर्फ गुजरात में है, गिर में है। और ये एशियाटिक लायंस है, मतलब जो एशिया के लायंस हैं ये वो हैं। जो दूसरे तरह के लायंस होते हैं वो होते हैं अफ्रीकन लायंस, वो ऑब्वियसली अफ्रीका में पाए जाते हैं। सो गिर नेशनल पार्क इज वेरी इंपॉर्टेंट, और अगर आपको वहां जाने का मौका नहीं मिल पाया है तो जरूर प्लान बनाइएगा, कभी घूम के आइएगा। लायंस आर ब्यूटिफुल एनिमल्स, वेरी रॉयल, और ये अकेली जगह है जहां पे आपको एशियाटिक लायंस अपने नेचुरल हैबिटेट में दिख पाएंगे। थर्ड हम आते हैं एलिफेंट्स पे। एलिफेंट्स और वन हॉर्न्ड राइनोसेरस ये दोनों असम के फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। एलिफेंट्स आपको केरला और कर्नाटका में भी दिखेंगे। कैमल्स ग्रेट इंडियन डेजर्ट में पाए जाते हैं, क्योंकि कैमल्स बेसिकली डेजर्ट एनिमल्स हैं, वो डेजर्ट में सर्वाइव करते हैं। रन ऑफ कच्छ जो गुजरात में है वहां पे वाइल्ड एसेस पाए जाते हैं, और जो हिमालयन रीजन है वहां पे वाइल्ड गोट्स, स्नो लेपर्ड्स, बेयर्स, इस टाइप के बहुत सारे एनिमल्स पाए जाते हैं। हिमालयाज में भी जो वाइल्ड लाइफ की वैरायटी है वो बहुत अच्छी है। बहुत तरह के और बहुत खूबसूरत एनिमल्स हिमालयाज में पाए जाते हैं। ये सब तो कुछ ही एनिमल्स थे, बाकी आपको भी मालूम है बहुत तरह के एनिमल्स इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि मंकीज, वुल्फ, चीता, जकैल, नीलगाय एक्सेट्रा। और जितना रिच इंडिया एनिमल लाइफ में है उतना ही रिच बर्ड लाइफ में भी है। पीकॉक हमारी नेशनल बर्ड है, लेकिन यहाँ पे बहुत और तरह की भी बर्ड्स पाई जाती हैं, जैसे कि पैरट्स, पिजन्स, मैना, गीज, बुलबुल, डक्स एक्सेट्रा। इंडिया में कई सारी बर्ड सैंक्चुरीज भी हैं जिनको गवर्नमेंट ने बनाया है टू प्रोवाइड अ नेचुरल हैबिटेट टू बर्ड्स। जो बर्ड्स का नेचुरल हैबिटेट है, जहाँ पे उनको रहने की आदत है, वो एरिया डिस्ट्रॉय ना हो जाए, कोई खराब ना कर दे, इसलिए उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए वहाँ पे बर्ड सैंक्चुरीज बनाई गई हैं। ये सैंक्चुरीज बर्ड्स को हंटर्स से भी प्रोटेक्ट करती हैं। इंडिया में कई तरह के स्नेक्स भी पाए जाते हैं, रेप्टाइल्स पाए जाते हैं, और कोबराज और क्रेट्स दो इंपॉर्टेंट स्नेक टाइप्स हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं। दोनों में ही जहर होता है, दोनों ही पॉइजनस होते हैं, कोबराज एंड क्रेट्स। दे आर इंपॉर्टेंट स्पीशीज ऑफ स्नेक्स फाउंड इन इंडिया। तो हमने देखा कि बहुत तरह की वाइल्ड लाइफ इंडिया में प्रेजेंट है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन इसका एक फ्लिप साइड भी है। कई तरह की जो इंडिया में स्पीशीज पाई जाती हैं वो अब खत्म हो रही हैं, डिक्लाइन कर रही हैं, और उसका दो ही मेन रीजन है, पेड़ काटना और हंटिंग। जब आप पेड़ काटते हो तो आप उनकी नेचुरल हैबिटेट उनसे छीन रहे हो, उनका जो नेचुरल रहने की जगह है वो उनसे छीन रहे हो, और हंटिंग करके उनको मार रहे हो। तो इन दोनों रीजंस की वजह से काफी वाइल्ड लाइफ इंडिया की डिक्लाइन कर रही है, खत्म हो रही है। काफी स्पीशीज तो ऑलरेडी एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं, मतलब अब उन एक्सटिंक्ट स्पीशीज के कोई भी एनिमल्स इंडिया में नहीं पाए जाते हैं। तो ये आप सोचो कितनी गलत बात है कि जो एनिमल्स एग्जिस्ट करते थे लेकिन आज वो एग्जिस्ट करना बंद कर गए बिकॉज ऑफ अस, हमारी गलतियों की वजह से, हमारी एक्टिविटीज की वजह से। इन एनिमल्स को, इन वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए गए, सैंक्चुरीज बनवाई गई, बायोस्फीयर रिजर्व्स बनवाए गए, और गवर्नमेंट ने कई सारे प्रोजेक्ट्स भी स्टार्ट किए हैं, जैसे कि प्रोजेक्ट टाइगर एंड प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन एनिमल्स को कंजर्व करने के लिए, इनको प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन ये तो हो गया वो काम जो गवर्नमेंट ने किया है। हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप और हम? ये कहने से नहीं चलेगा कि हम क्या कर सकते हैं। एक्चुअली हम भी काफी कुछ कर सकते हैं, हम भी अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इन एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने में। जैसे कि हम वो चीजें खरीदने से मना कर सकते हैं जिसमें इन एनिमल्स को यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इनकी बोन्स, हॉर्न्स, फर, स्किन, फेदर्स, अगर इन सब चीजों से कोई भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं तो उनको लेने से अगर हम मना करेंगे, उनकी सेल नहीं होगी, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्ट बनने बंद हो जाएंगे और इन एनिमल्स की हंटिंग बंद हो जाएगी। हर साल वाइल्ड लाइफ वीक भी मनाया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में। तो एवरी ईयर द फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर इज कॉल्ड वाइल्ड लाइफ वीक। ये उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। इस वीक को वाइल्ड लाइफ को डेडिकेट किया गया है, जिससे लोगों में अवेयरनेस आ सके कि हमें एनिमल्स को और उनकी नेचुरल हैबिटेट को प्रोटेक्ट करना है। अगर आप वाइल्ड लाइफ को देखोगे तो आपको दिखेगा कि कितनी ज्यादा खूबसूरत होती है वाइल्ड लाइफ। एनिमल्स आर सो ब्यूटिफुल, नेचर ने उनको इतने अच्छे से बनाया होता है। फॉर एग्जाम्पल, कुछ माइग्रेटरी बर्ड्स को देखते हैं। कुछ बर्ड्स होती हैं जैसे कि पिन टेल डक, कर्ल्यूज, फ्लेमिंगो, ऑस्प्रे एंड लिटिल स्टिन।
ये बर्ड्स वो हैं जो हर साल विंटर सीजन में माइग्रेट करके हमारी कंट्री में आती हैं। मतलब ये बाहर की बर्ड्स हैं जो एवरी ईयर जब विंटर सीजन हो जाता है तो ये दूसरी कंट्री से उड़ के इंडिया में आ जाती है। बर्ड्स की इस मामले में मेमोरी बहुत अच्छी होती है। उनको मालूम होता है कि हर साल वहीं जाना है। जैसे आप समर वेकेशन या विंटर वेकेशन में जाते होगे ना नाना जी के घर या कहीं छुट्टियां मनाने, तो काफी लोग सेम जगह हर साल जाते हैं। तो उसी तरह से ये जो बर्ड्स हैं ये हर साल माइग्रेट करके इंडिया आती हैं, स्पेशली विंटर सीजन में उन जगहों से जहाँ पे विंटर में बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है। लिटिल स्टिंट्स जो है ये इनमें से सबसे खास बर्ड है क्योंकि ये स्मॉलेस्ट माइग्रेटरी बर्ड है। जो भी माइग्रेटरी बर्ड्स इंडिया में आती हैं उनमें से सबसे छोटी बर्ड है ये, और हो सकता है कि इसका वेट सिर्फ 15 ग्राम्स हो। मतलब ये इतनी हल्की और इतनी छोटी होती है। ये आर्कटिक रीजन से ट्रैवल करके इंडिया आती है ऑलमोस्ट 8000 किलोमीटर्स ट्रैवल करने के बाद। तो क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि इतनी छोटी सी बर्ड जिसका खुद का वेट ऑलमोस्ट 15 ग्राम्स है बस, वो 8000 किलोमीटर्स ट्रैवल करके आर्कटिक रीजन से, जो पोलर रीजन है, वहां से उड़ के इंडिया में आ रही है। तो इससे हमें ये मैसेज मिलता है कि छोटा बड़ा कुछ नहीं होता। छोटी सी छोटी बर्ड भी अगर इतना लंबा रास्ता तय कर सकती है तो आप और हम भी मिलके कुछ ना कुछ कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर ड्रीम्स। और इसी के साथ हमने ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो गाइस तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करिए। इतना तो हमारा हक बनता ही है। हमें बताइए कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगते हैं। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम विद द नेक्स्ट चैप्टर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टडी वेल। बाय बाय।